नमस्कार दोस्तों। 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे के करीब अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक खाली स्थान पर दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। इसमें दोस्तों लगभग 25,000 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकलती है। स्टील का टावर पल भर में ही भाप बनकर उड़ जाता है। इससे बनने वाला मशरूम क्लाउड ऊपर आसमान में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आसपास की रेत पानी की तरह पिघल जाती है। जमीन पर लगभग 330 फीट चौड़ा गड्ढा बन जाता है। इस भयानक दृश्य को देखकर इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर ओपेनहाइमर को श्रीमद् भगवद गीता की पंक्तियां याद आ जाती हैं। अब मैं काल बन चुका हूँ, विश्व का सर्वनाश करने वाला। तो आइए जानते हैं, आखिर मात्र एक 6 किलो का प्लूटोनियम का गोला आखिर इतनी भारी तबाही कैसे मचा सकता है। दुनिया के पहले परमाणु बम का निर्माण कैसे हुआ था और किस तरह इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. दोस्तों आपके आसपास मौजूद और दुनिया भर की सभी चीजें जिन अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम और अधिक बारीक हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हैं, उन्हीं को एटम्स या फिर परमाणु कहते हैं। अभी तक कुल 118 प्रकार के ऐसे ही परमाणु खोजे जा चुके हैं, जिनमें 92 प्रकार के प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं और 26 को हम इंसानों ने ही बनाया है। इन्हीं को एलिमेंट्स या फिर तत्व भी कहते हैं। अब इन्हीं में से 92 और 94 परमाणु क्रमांक वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम को परमाणु बम बनाने में उपयोग में लाया गया था, क्योंकि इनके नाभिक बड़े होने के कारण इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। परमाणु के नाभिक के टूटने से हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इसी को नाभिकीय ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। 1933 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम नाभिकीय ऊर्जा कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए परमाणु को तोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों ये उस समय लगभग नामुमकिन सा कार्य था। उस समय एनर्जी का मेन सोर्स केवल एटम्स में इलेक्ट्रॉन की गतिविधि या मूवमेंट्स ही था। फॉर एग्जांपल, सभी प्रकार के विस्फोटक रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर बेस्ड थे, जिनमें केमिकल बॉन्ड्स टूटने और बनने से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इन सभी अभिक्रियाओं में परमाणु का नाभिक अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए परमाणु के नाभिक से ऊर्जा प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इससे 1 साल पहले ही फरवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने इंग्लैंड में न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी, जिस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। दोस्तों इस डिस्कवरी के बिना परमाणु बम कभी बन ही नहीं सकता था। अब इस घटना के 6 साल बाद 17 दिसंबर 1938 को ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रोसमैन जर्मनी के बर्लिन में यूरेनियम के एटम पर न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करके उसे तोड़ने में सफलता हासिल कर लेते हैं। इसके 1 साल बाद 1939 में लीज मित्नर और ओटो फ्रिस्क के द्वारा इस प्रोसेस की सही थ्योरी पब्लिश की जाती है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। दोस्तों उस समय जर्मनी में हिटलर तानाशाह की सरकार थी। वो ज्यूस धर्म के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ज्यूस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। इसलिए उस समय कई महान वैज्ञानिक जर्मनी छोड़कर अमेरिका या अन्य देशों में चले गए थे, जैसे कि एनरिको फर्मी जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की, जॉन फोन न्यूमैन जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी, हंस बेथे जिन्होंने फ्यूजन डिस्कवर किया। इनके अलावा लियो ज़िलार्ड, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई महान वैज्ञानिक मोस्टली ज्यूस थे, जिन्हें हिटलर की तानाशाही के चलते जर्मनी को छोड़कर जाना पड़ा था। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हिटलर की बदकिस्मती भी रही थी, क्योंकि यदि यही महान वैज्ञानिक जर्मनी के पास होते तो हो सकता था अमेरिका से पहले जर्मनी इस पहले परमाणु बम को बना लेता। न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के बाद लियो ज़िलार्ड को पता चल जाता है कि जर्मनी परमाणु बम बनाने में लग गया है, क्योंकि उसने यूरेनियम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी और चेकोस्लोवाकिया की यूरेनियम की खदानों पर उसने कब्जा कर लिया था। इसलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि जर्मनी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और यदि उसने ऐसा कर लिया तो हिटलर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसीलिए जर्मनी से पहले अमेरिका को परमाणु बम बनाना चाहिए। लेकिन उन्हें डर था कि उनकी इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं और ये चिट्ठी उनसे वो राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट को देने के लिए कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इस पत्र को पढ़कर तैयार हो जाते हैं और 2 अगस्त 1939 को ये चिट्ठी वो डी रूजवेल्ट को देते हैं और बताते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है और इसीलिए अमेरिका को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके 1 महीने बाद सितंबर 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। दोस्तों अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा था, इसलिए वो इस वर्ल्ड वॉर से दूर ही रहना चाहता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आइंस्टीन की बात पर ध्यान देते हैं और अक्टूबर 1939 में एडवाइजरी यूरेनियम कमेटी का गठन करते हैं
ताकि यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स पर रिसर्च की जा सके और न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त की जा सके। लेकिन दोस्तों अगले 2 सालों तक कोई खास नतीजा सामने नहीं आता है। दोस्तों आपने आइसोटोप नाम बहुत बार सुना होगा। तो जब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो तो उसे उस एलिमेंट का आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल U-238 जिसमें 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा U-235 इसमें भी दोस्तों 92 प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कम होती है, 143। 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सीबर्ग अपनी टीम के साथ यूरेनियम पर काम करते हुए एक्सीडेंटली प्लूटोनियम को भी डिस्कवर कर लेते हैं। अब दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर एक सरप्राइज हवाई हमला कर देता है जिससे अमेरिका के 2000 से अधिक सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद अमेरिका की भी ऑफिशियल एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। वो अलाइड पावर्स के साथ मिल जाता है। इस घटना के बाद परमाणु बम के डेवलपमेंट पर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया जाता है। ये एक मिलिट्री मिशन बन जाता है। इसीलिए 1942 में अमेरिका की आर्मी के इंजीनियर्स की एक टुकड़ी को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाता है। इनका हेडक्वार्टर मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट में था। इसलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 17 सितंबर 1942 को कर्नल लेस्ली रिचर्ड गुरूस को इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है। इसके बाद वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इस परमाणु बम का चीफ आर्किटेक्ट नियुक्त करते हैं जिनका काम था इस बम को डिजाइन और डेवलप करना। 2 दिसंबर 1942 को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की मेट लैब में एनरिको फर्मी अपनी टीम के साथ पहली बार न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को करवाने में सफलता हासिल कर लेते हैं। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर पाइल 1 बनाते हैं जिसमें 45 टन यूरेनियम और 330 टन ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे 1938 में केवल न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर हुआ था, यानी कि यूरेनियम के एटम्स को तोड़ा जा सकता है, इसका पता चला था। लेकिन वो एटम्स ऑटोमेटिकली टूटते जाएं और एनर्जी रिलीज करते जाएं। ऐसी चेन रिएक्शन को पाइल 1 के द्वारा एनरिको फर्मी ने ही खोजा था। न्यूक्लियर फिजन में नाभिक के टूटने पर ऑन एवरेज यदि 1 न्यूट्रॉन रिलीज होता है तो वो सेल्फ सस्टेनिंग यानी कि स्वतः चलने वाली कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। आज के समय में इसी के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन होता है। यदि ऑन एवरेज 1 से कम न्यूट्रॉन रिलीज होता है तो रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ पाएगी और खत्म हो जाएगी। अब इनके अलावा यदि ऑन एवरेज 1 से अधिक न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं तो भैया ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगी। कुल मिलाकर ये एक परमाणु बम बन जाएगा। तो इस रिसर्च से कंफर्म हो गया था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। अब दोस्तों जरूरत थी केवल एक ऐसे फिसाइल या विखंडनीय मटेरियल की जिसमें आसानी से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की जा सके, और इसके लिए भी यूरेनियम को ही चुना जाता है। भैया प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है U-238, लेकिन ये फिसाइल मटेरियल नहीं है क्योंकि जब न्यूट्रॉन से इसे हिट किया जाता है तो ये उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वही दोस्तों यूरेनियम का एक दूसरा आइसोटोप U-235 जब इसे न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और हाई एनर्जी के साथ में 2 न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है, और इसलिए इस आइसोटोप को एटम बम बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये U-235 यूरेनियम की खदानों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.7% के आसपास। लेकिन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक न्यूनतम द्रव्यमान की आवश्यकता होती है जिसे क्रिटिकल मास भी कहते हैं। इस U-235 के लिए इसकी वैल्यू है लगभग 52 किलोग्राम के आसपास, यानी कि एक परमाणु बम बनाने के लिए 52 किलोग्राम या उससे अधिक U-235 को सेपरेट करना होगा इस U-238 से। इसीलिए एक सीक्रेट लोकेशन ओकरिज टेनेसी में इस U-235 को एनरिच यानी कि U-238 से सेपरेट करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसके लिए 4 डिफरेंट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है: गैसियस डिफ्यूजन, लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जब U-238 पर न्यूट्रॉन को हिट किया जाता है तो ये उसे एब्जॉर्ब करके U-239 में बदल जाता है, जो कि दोस्तों हाईली रेडियो एक्टिव होता है। इसलिए ये डीके होकर प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। अब बाद में पता चलता है कि ये प्लूटोनियम 239 भी अत्यधिक फिसाइल है। ये U-235 से 1.7 गुना अधिक रिएक्टिव है। इसका क्रिटिकल मास केवल 10 किलोग्राम के आसपास ही है, यानी कि एक 10 किलोग्राम के प्लूटोनियम के गोले से भी परमाणु बम बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसकी सबसे बेस्ट बात ये थी कि इसे U-238 से ही प्राप्त किया जा सकता है। भैया इसीलिए एक दूसरी लोकेशन हैनफोर्ड साइट पर प्लूटोनियम को बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। अब दोस्तों फाइनली इस बम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए न्यू मैक्सिको की पेकोस वैली में पहाड़ियों से घिरे एक मैदानी क्षेत्र को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें एक पूरे के पूरे नए शहर को बसाया जाता है। इसमें वर्कर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम मिलकर एक साथ काम करती है इस परमाणु बम को बनाने के लिए।
दोस्तों इसी सिटी को आज हम लॉस एलामोस सिटी कहते हैं और इस प्रकार इस पूरे प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर बहुत तेजी के साथ में काम शुरू हो जाता है। दोस्तों इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों प्रकार के बमों पर काम किया जाता है। अब दोस्तों इसी बीच 12 अप्रैल 1945 को प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है और इसलिए वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं। अब दोस्तों 30 अप्रैल को हिटलर आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद 7 मई 1945 को जर्मनी सरेंडर कर देता है। इसीलिए कई वैज्ञानिकों ने यह सजेशन दिया था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अब बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली वैज्ञानिक इस परमाणु बम को हिटलर के खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों अभी भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। वहां के महाराजा हिरोहितो ने जापान की पूरी जनता को ब्रेन वॉश कर दिया था। वहां की पब्लिक उन्हें भगवान मानती थी। जापानी सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा ओकिनावा के युद्ध में अमेरिका के बहुत ज्यादा सैनिक मारे जा रहे थे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन को जारी रखा जाता है। दोस्तों जो प्लूटोनियम का बम था वो एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। इसमें न्यूट्रॉन इनिशिएटर अर्चिन को प्लूटोनियम के गोले के भीतर रखा जाना था और ये शॉकवेव के द्वारा एक्टिवेट होना था। अब ये ठीक से काम करेगा या नहीं, इस पर बहुत ज्यादा डाउट्स थे। इसलिए दोस्तों ओपेनहाइमर इस बम को पहले टेस्ट करने का प्लान बनाते हैं और इस टेस्ट को ही नाम दिया जाता है द ट्रिनिटी टेस्ट। लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक रिमोट लोकेशन पर 100 फीट ऊंचा स्टील का टावर बनाया जाता है। इस टावर पर 6 किलो प्लूटोनियम से बने टेस्ट एटम बम को लटका दिया जाता है। दोस्तों इसका नाम दिया जाता है गैजेट और इसके टेस्ट की डेट फिक्स की जाती है 16 जुलाई 1945। दोस्तों बम डेवलपमेंट के दौरान एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक परिकल्पना ओपेनहाइमर के सामने आई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर में मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स इस एटम बम के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ना करने लग जाए। क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा होता है तो पूरा वायुमंडल ही एक आग के गोले में तब्दील हो सकता था। हालांकि पूरी कैलकुलेशन करने पर इसके चांसेस लगभग 0 के आसपास थे। दोस्तों फाइनली 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे दुनिया के पहले परमाणु बम गैजेट को डेटोनेट किया जाता है। इससे दोस्तों जो विस्फोट उत्पन्न होता है इसकी कल्पना रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी नहीं की थी। ये पल भर में ही उस 100 फीट ऊंचे स्टील के टावर को भाप बना देता है, आसपास की रेत को पानी की तरह पिघला देता है, जो आज के समय में भी वहां पर ट्रिनिटाइट के रूप में पाई जाती है। आग का एक विशाल गुब्बार उठता है। इसका मशरूम क्लाउड ऊपर आसमान में 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। दोस्तों इस भयानक दृश्य को देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को श्रीमद् भगवद गीता की पंक्तियां याद आ जाती हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. और इस तरह सफल परीक्षण होता है दुनिया के पहले परमाणु बम का। अब दोस्तों इस टेस्ट के बाद 26 जुलाई 1945 को पोट्सडेम डिक्लेरेशन में अमेरिका और अन्य एलाइड पावर्स जापान को फाइनल वार्निंग देते हैं कि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, अन्यथा उसे भारी विनाश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिना स्पेसिफाई किए कि हमारे पास में परमाणु बम है। दोस्तों जापान इस संधि को ठुकरा देता है। अब दोस्तों 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:45 बजे के करीब अमेरिका अपने पहले यूरेनियम पावर्ड एटम बम को जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा देता है। इसका कोड नेम था लिटिल बॉय। दोस्तों इस बम के द्वारा जो भारी तबाही देखने को मिलती है वो इंसानों ने अपने पूरे इतिहास में अब तक कभी नहीं देखी थी। इंसान पल भर में ही भाप बनकर उड़ जाते हैं, केवल पत्थरों पर उनकी परछाई रह जाती है। शॉक वेव के कारण बिल्डिंग्स पल भर में ही मलबे में तब्दील हो जाती हैं। इसका जहरीला धुआं जब आसमान में ऊपर जाता है और बादलों के साथ मिलकर बरसता है तो इससे झुलसे हुए लोगों की और अधिक दर्दनाक मौत होती है। इस बम के द्वारा दोस्तों लगभग 70 से 80 हजार लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे के करीब अमेरिका अपना दूसरा प्लूटोनियम पावर्ड एटम बम भी जापान के एक और दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर गिरा देता है। इसका कोड नेम था दोस्तों फेट मैन। इससे तुरंत लगभग 30 से 40 हजार लोग मारे जाते हैं और इतने ही लोग बाद में रेडिएशन के द्वारा भी मारे जाते हैं। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु इन दोनों बम धमाकों में होती है। इनमें से दोस्तों 95% के लगभग सिविलियंस थे, यानी कि आम नागरिक। दोस्तों परमाणु विस्फोट में जब भारी नाभिक टूटता है तो ये डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का निर्माण करता है, जो कि अल्फा, बीटा और गामा जैसी रेडिएशंस को रिलीज करते हैं। दोस्तों ये रेडिएशन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इस घटना के बाद जापान सरेंडर कर देता है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने भी उस पर हमला कर दिया था और इस तरह दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है। अब दोस्तों इसी बीच सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, जिसमें दोनों देशों में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हथियारों और ताकत की होड़ लग जाती है। 29 अगस्त 1949 को
सोवियत यूनियन परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाता है। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका के राष्ट्रपति एस ट्रूमैन इससे भी अधिक पावरफुल हाइड्रोजन बम को डेवलप करने का प्लान बनाते हैं। वो इस प्लान को लेकर ओपेनहाइमर के पास जाते हैं, लेकिन ओपेनहाइमर इसके सख्त खिलाफ थे, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी एडवर्ड टेलर को दी जाती है और फाइनली 1 नवंबर 1952 को अमेरिका दुनिया के पहले परमाणु बम एनवी माइक का सफल परीक्षण कर लेता है। दोस्तों, इससे लगभग 10.5 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। ये ट्रिनिटी टेस्ट से लगभग 400 गुना अधिक पावरफुल था। इसके बाद एक से बढ़कर एक पावरफुल न्यूक्लियर बमों का निर्माण और परीक्षण होने लगा और दोस्तों इसी रेस के लिए ओपेनहाइमर डरते थे। 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत यूनियन अब तक के इतिहास के सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बम सार बम्बा को आर्कटिक के एक आइलैंड पर टेस्ट करता है। इससे दोस्तों लगभग 58 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। इसका मशरूम क्लाउड आसमान में ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये अभी तक के इतिहास का सबसे पावरफुल विस्फोट रहा है। ये ट्रिनिटी टेस्ट से लगभग 2000 गुना अधिक पावरफुल था। 100 किलोमीटर की रेडियस में ये इंसानों को 3rd डिग्री बर्न दे सकता था। इसकी रोशनी को 1000 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता था। दोस्तों, जिस प्लेन के द्वारा इस बम को गिराया गया वो इससे काफी दूर जाने के बावजूद भी इसकी शॉक वेव के कारण क्रैश होते होते बचा था। दोस्तों, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर काम करता है, जिसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में हाइड्रोजन के 2 छोटे नाभिक आपस में फ्यूज होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बम 3 बमों से मिलकर बनता है, कन्वेंशनल बम, फिजन बम और फ्यूजन बम। जब कन्वेंशनल बम डेटोनेट होता है तो इससे फिजन बम एक्टिवेट होता है। फिजन बम के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बम के प्रोजेक्ट से मना करने के बाद ओपेनहाइमर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का आरोप लगता है। साथ ही उन पर देशद्रोह और जासूसी का आरोप भी लगता है। उन्हें कई बार FBI की इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है और इसके चलते 1953 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस या सुरक्षा मंजूरी को छीन लिया जाता है। दोस्तों, सिक्योरिटी क्लियरेंस एक अथोराइजेशन होता है जो डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाता है। इससे यह डिटरमाइन होता है कि उस देश की कितनी खुफिया जानकारियों का एक्सेस उस व्यक्ति के पास में होगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस छिन जाने के बाद ओपेनहाइमर अपना बाकी का एकेडमिक करियर यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में प्रोफेसर के तौर पर बिताते हैं। हालांकि उन पर लगे ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए थे। 18 फरवरी 1967 को थ्रोट कैंसर के कारण ओपेनहाइमर की मृत्यु हो जाती है। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। भैया, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करके रिसर्च करके लिए आपके लिए एक्यूरेट जानकारी लाता हूँ, एक लाइक तो कर दिया करो यार। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।